सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। अगर मोदी सरकार शाहरुख खान से नफरत करती है तो उसके लिए क्या आप उनके परिवार पर निशाना साधोगे, उनके बेटे को फंसाओगे? यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, जो तथ्य सामने उभर कर आ रहे हैं वो तथ्य हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं जिससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने आज 2 वीडियोस जारी किए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं आमिर फर्नीचर वाला को आज रिहा कर दिया गया। अब यह वीडियो देखिए दोस्तों, यहां पर आप प्रतीक गाबा और ऋषभ सचदेवा को देख सकते हैं। इन दोनों को रिहा किया जा रहा है। आज जो सवाल किया जा रहा है नवाब मलिक की तरफ से वो ये कि जब 11 लोगों को हिरासत में लिया गया तो सिर्फ इन 3 लोगों को क्यों रिहा किया गया? क्या आप जानते हैं, बकौल नवाब मलिक, ऋषभ सचदेवा वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ब्रदर इन लॉ हैं, यानी कि साले साहब हैं। सवाल यह कि क्या इन 3 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कहने पर रिहा किया गया? यह सवाल नवाब मलिक खड़े कर रहे हैं सामने। क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इन सवालों का जवाब है? अब मामला यहां से और पेचीदा हो जाता है। क्या आप जानते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इन 2 लोगों ने, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ने, इस क्रूज में आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था। तो अगर आर्यन खान को प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ने इस क्रूज में आमंत्रित किया था तो इन्हें इतनी जल्दी क्यों रिहा कर दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने? और जब आपने 11 लोगों के हिरासत में लिया है तो इन तीनों पर रहमो करम क्यों? ये मुद्दे नवाब मलिक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप देखें। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें। क्या कारण था कि 1300 लोगों में से इन 3 लोगों को भी लाया गया? और क्या जांच पूरी हो गई कि 3 लोगों को छोड़ दिया गया? और अब ऋषभ सचदेवा, इस मामले की तीसरी कड़ी। ऋषभ सचदेवा जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रिश्तेदार हैं। तो जो सवाल यहां पर उठाया जा रहा है नवाब मलिक की तरफ से, और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है बीजेपी को देना चाहिए
कि क्या इन तीनों की रिहाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोई दबाव बनाया था? क्योंकि आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि इसमें कुछ तथ्य हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहले इन दो नामों पर आपको गौर करना पड़ेगा, किरण पी गोसावी और मनीष भानुशाली। किरण पी गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। जी हां, यही आदमी जिनके सिर पे बाल नहीं है, और ये यहां आप देख सकते हैं आर्यन खान के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है। किरण पी गोसावी वो शख्स है जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। इसका एक विवादास्पद इतिहास रहा है, इस पे कई केसेस चल रहे हैं, फिर भी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम में था। और अब ये दूसरा चेहरा देखिए, मनीष भानुशाली। ये आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, बावजूद इसके ये आदमी रेड पे गया था, और ना सिर्फ रेड पर गया था बल्कि ये तमाम लोगों के हाथ पकड़ के जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ले जा रहा था। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं मनीष भानुशाली जो हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में घुस रहा है। ये देखिए। महेश भूपति, क्या नाम इनका? ये तो वही है ना सर, थोड़ा सा हटिए ना सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हम लोग दूर से ही ले ले रहे। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं किरण पी गोसावी और मनीष भानुशाली दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस से बाहर आ रहे हैं। देखिए। आ रहे हैं। सर जी, किस लिए बुलाया गया था आपको यहाँ पे? सर जी कुछ बताइएगा, किस लिए बुलाया गया था आपको यहाँ पर एनसीबी में इतनी रात को? सर कुछ कहेंगे आप? सबसे हैरत वाली बात यह है कि मनीष भानुशाली, जो कि बीजेपी का एक नेता है, वो इस बात से इनकार कर रहा है कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। तो मनीष से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा है तो फिर यह तस्वीर क्या है? इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है। तो यह हकीकत से आखिर क्यों मुंह मोड़ रहा है? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? दोस्तों, अब तक आर्यन खान, शाहरुख खान वाले मामले में दो तथ्य सामने उभर कर आए। पहली बात, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम थी, जब वो छापे मारने गई तो उसमें बीजेपी का एक नेता था। किरण पी गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जो कि बीजेपी का करीबी था। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब होता है जब कोई इन्फॉर्मर, क्योंकि ये आदमी क्या कह रहा है बार बार कि मैं इन्फॉर्मर हूं, मेरे पास टिप थी, मेरे पास जानकारी थी। यह कब होता है? जब इन्फॉर्मर इस तरह की रेड में भी जाता है। और चलो आप रेड में चले गए, आप हाथ पकड़ के बाकायदा उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में लेकर आ रहे हैं। ऐसा आपने कहां देखा है बताइए? और फिर सबसे बड़ा सवाल जो कि एनसीपी नेता नवाब मलिक उठा रहे हैं, इस सवाल का जवाब दिया जाए कि इन तीन चेहरों को आखिर क्यों रिलीज कर दिया गया? ऋषभ सचदेवा, प्रवीण गाबा और आमिर फर्नीचर वाला, क्या इन तीनों को इसलिए रिलीज किया गया या इसलिए रिहा कर दिया गया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे? आप जानते हैं दोस्तों, मुझे बीजेपी के प्रचार तंत्र के एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि ये जो मौजूदा बीजेपी है ना, जब आप पर निशाना साधती है ना, तो दो तरीकों से आप पे निशाना साधती है। पहला, वो आपके पैसे पर, आपके धन पर, आपके फाइनेंशियल सिस्टम पर निशाना साधती है, यानी कि ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड, इस तरह से आपको परेशान करेगी। दूसरा तरीका, वो आपके परिवार पर निशाना साधती है। क्यों? क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि हम सब की कमजोर नब्ज हमारा परिवार है। मेरी कमजोर नब्ज मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है। उसी तरह से आप सब जानते हैं शाहरुख खान की कमजोर नब्ज उनके अपने बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और तीनों के प्रति वो एक जुनूनी पिता है। यानी कि शाहरुख खान ने अगर मोदी सरकार की जी हजूरी नहीं की, या शाहरुख खान के ताल्लुकात कांग्रेस के साथ एक जमाने में ठीक ठाक थे, तो आप शाहरुख पर निशाना साध दिए। कैसे निशाना साध दिए? आप उनके बच्चों पर निशाना साधिए।
क्योंकि देखिए, उनके जो वकील हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं, मानस शिंदे साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरा जो क्लाइंट है यानी आर्यन खान, वो तो उस क्रूज में घुसे ही नहीं। तो सवाल ये, जब वो क्रूज में घुसे ही नहीं तो आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? और अब इन दोनों खबरों पर गौर कीजिए दोस्तों, इन दोनों खबरों पर गौर कीजिए, और मैं चाहूंगा इससे काफी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पहले देखिए दोस्तों, इंडिया टुडे की खबर, नो ड्रग्स फाउंड ऑन आर्यन खान, एनसीबी ऑफिसर टेल्स कोर्ट व्हाइल सीकिंग फर्दर कस्टडी। खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत को बता रहा है कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिले। अब ये दूसरी खबर, यह है टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, नो ड्रग्स बट स्टिल इन कस्टडी, डिकोडिंग द आर्यन खान केस। आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं, फिर भी वो हिरासत में हैं, और यह अपने आप में एक पहेली बना हुआ है। आज एक सवाल उठना लाजमी है कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिलते हैं, और आपने उन्हें हिरासत में लेकर रखा हुआ है। और दूसरी तरफ ये जो 3 चेहरे हैं, आमिर फर्नीचर वाला, ऋषभ सचदेवा और प्रवीण गाबा, ये तीनों चेहरे जो हैं वो उन 11 लोगों में थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था, और रहस्यमय कारणों से तीनों को रिहा कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों? इससे पहले भी आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया गया था गोदी मीडिया की काल्पनिक कहानियों के आधार पर। आज तक इनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी बर्बाद कर दी या उनके पैसे जो हैं उनसे गलत तरीके से ऐंठ लिए। अब तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया है। नंबर 2, यह भी प्रमाणित नहीं हो पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। उल्टा जो तमाम प्रमाण आ रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की रिपोर्ट हो, उससे यही प्रमाण उभर कर आ रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। आज तक ये लोग प्रमाणित नहीं कर पाए। मगर इसके एवज में इन्होंने क्या किया? इसके एवज में इन्होंने यह किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी की सियासत खेलने के लिए उन्होंने रिया चक्रवर्ती की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उनके निशाने पर शाहरुख खान है। शाहरुख खान का 23 साल का बेटा है। दोस्तों, मैं साफ तौर पर कहता हूं, अगर आर्यन खान ड्रग्स ले रहा था या लेता है तो कानून के अंतर्गत उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मगर मुझे आपत्ति क्या है, मैं आपको बताता हूं। मुझे आपत्ति हमारे समाज के दोहरे मापदंड पे है, क्योंकि हमारे साधु संत, हमारे नगा साधु जो हैं, वो खुलेआम टनों चिलम जो हैं वो फूकते हैं। मगर वो सब हमारे धार्मिक सोच का हिस्सा है। मगर किसी के पास 10 ग्राम मैरिजुआना मिल जाए, ड्रग्स मिल जाए, तो उसको लेकर खलबली मच जाती है। और एक और दोहरे मापदंड, जैसे कि आप जानते हैं कि अडानी, गुजरात में अडानी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट में करीब 3000 किलोग्राम ड्रग्स मिला था। मैं साफ कर दूं, और यह बात मैंने पहले भी की थी, इसका मतलब यह नहीं कि अडानी समूह जो है वो दोषी है, नहीं। मगर उनके पोर्ट में, उनके जो मुंद्रा पोर्ट में, मुंद्रा बंदरगाह में ड्रग्स मिले ना, उसको लेकर अमूमन खामोशी छाई रही। उसकी जांच आज की तारीख पे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर है। आपको क्या लगता है एनआईए इस मामले की तह तक पहुंचेगा? आपको क्या लगता है जो एजेंसी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा है, यानी एनआईए, क्या वो इस मामले की तह में पहुंचकर आपके सामने हकीकत लाएगा? नहीं लाएगा। आप देख चुके हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्या हालत है। उनकी टीम में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है। इसके अलावा जो 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, उन्हें रहस्यमय तरीके से छोड़ दिया जाता है। और आर्यन खान, उसके पास ड्रग्स तक नहीं मिले हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सवाल किया जाना बाकी है। और मैं फिर आता हूं परिवार की बात पे। यह राक्षसी सोच है दोस्तों, यह आसुरी प्रवृत्ति है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, अगर आप किसी से मुकाबला करते हैं, तो हमें कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, जब माफिया का भी मुकाबला होता है ना दोस्तों, तो माफिया में भी एक असूल है कि हम परिवार पर निशाना नहीं साधेंगे। मगर दिक्कत यह है
कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तमाम हदों को पार कर दिया है। मैं यह बात पूरे आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आप में से कई लोग जानते हैं कि किस तरह से मुझे और मेरे परिवार पर झूठे इनकम टैक्स के, टैक्स चोरी के केसेस लगाए गए। 12-13 करोड़ की हमने टैक्स चोरी की, इस तरह के केसेस लगाए गए। मगर मैं उन रुदाली करने वाले पत्रकारों में से नहीं हूं जो उसके बाद उसको लेकर रोता रहा। नहीं, मैंने उन केसेस को लड़ा और जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, इसी साल की शुरुआत में दोस्तों हम वो तमाम केसेस जीत गए। हम पर जो 12-13 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था, हम वो मुकदमा जीत गए। मगर कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि न सिर्फ ये टैक्स केसेस, ये झूठे मुकदमे हम पर किए गए थे, ये झूठे मामले हम पर किए गए थे, बल्कि मेरी परिवार को भी निशाना साधा जा रहा था। मैंने कभी उसको लेकर हल्ला नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बार उस पर एक लेख लिखा था जब भारतीय जनता पार्टी की एक वाहियात प्रवक्ता मेरी पत्नी पर निशाना साध रही थी। तब मैंने उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवाल किया था कि मेरी पत्नी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कृपया अपने प्रवक्ता से कहिए कि उन पर निशाना ना साधें। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं दोस्तों, चाहे मैं हूं, मेरा परिवार हो या फिर शाहरुख खान, आर्यन खान हो, अगर किसी ने गलती की है तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए। अगर वाकई मैंने 1 रुपए की भी टैक्स चोरी की थी तो आप मुझ पर एक्शन लीजिए। मगर सच का फैसला होता है अदालत में। वो केस हमने जीता। पिछले 6-7 सालों से वो केस चल रहा था। मगर आप जानते हैं समानांतर तौर पर क्या हो रहा था? समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र मुझ पर और मेरे परिवार पर निशाना साध रहा था, मेरे परिवार के बारे में अश्लील बातें कर रहा था। इस सब का सामना हमने किया है। तो दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आप सोचते हैं कि नहीं, हम केस जीत तो गए, हमने मुकदमा जीत तो लिया। नहीं, मगर उससे पहले जो 6-7 साल आपके परिवार पर निशाना साधा जाता है, वो जो पूरी प्रक्रिया है ना दोस्तों, वो अपने आप में सजा बन जाती है। आपको इनकम टैक्स के दफ्तर 5-5, 6-6 बार जाना पड़ता है, हाजिरी देनी पड़ती है। आपको प्रवर्तन निदेशालय जाकर 8 घंटे बैठना पड़ता है, आप पर निशाना साधा जाता है। ये तमाम चीजें तथ्य हैं, मैं हवा में आपसे बातें नहीं कर रहा हूं। मगर जैसे मैंने कहा ना, अगर आर्यन खान ने कुछ गड़बड़ नहीं की है, अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि वाकई सत्यमेव जयते। अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है तो आपको जीत हासिल होगी। मैं जानता हूं ये 2-2 रुपल्ली ट्रोल के अलावा इन्होंने 2-2 रुपल्ली गुल्लुओं पत्रकारों को भी हायर किया हुआ है, नौकरी पर रखा हुआ है, जो आज भी अपने प्राइम टाइम में चीख चीख कर आर्यन खान और शाहरुख खान पर निशाना साधते हैं। इनका सिर्फ एक काम है दोस्तों, और वो है बीजेपी की नौकरी करना, और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर जैसे मैंने कहा ना, आप इनका मुकाबला तभी कर सकते हैं अगर आपका दामन पाक साफ हो, अगर आपकी अलमारियों में कोई खौफनाक राज न छिपे हों, तभी आप इनका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनका मुकाबला किया और अब भी कर रहा हूं, और मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूं। यह चेहरा एक डरे हुए व्यक्ति का तो कभी नहीं हो सकता, क्यों मित्रों? खैर, इस खबर से जुड़ी तमाम पहलू, तमाम जानकारियां हम आपको बेबाक में लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।